गली के कुत्ते को देखकर बता सकते हो कि गली के लोग कैसे होंगे। गॉड गिफ्ट नहीं है, मुझे नहीं काटते क्योंकि मुझे उनको मुझसे दर्द की या दुख की या उन्हें मारने की फीलिंग नहीं आती। कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 सर्वोपरि हैं, जिसको सिर्फ आपको 1 ml इंजेक्शन भरकर स्ट्रीट डॉग को लगाना था, हर स्ट्रीट डॉग को इंडिया के, जिसमें ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई। एनिमल एक्टिविस्ट से ज़्यादा ये गलती सरकार की है और उन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की है। वायल आपके पास थी, लगाने की जिम्मेदारी हमारी क्यों? कुत्ते तब काटना शुरू करते हैं जब वो हर्ड बना लेते हैं, जब उनकी टेरिटरी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। तो जिम्मेदारी कुत्तों पे और एनिमल एक्टिविस्ट पे क्यों? उस सरकार पे क्यों नहीं जिसे 2001 में यह नियम फॉलो करने के लिए सेंटर ने डायरेक्ट किया था। तो हमारे साथ बहुत अच्छे कंपैशनेट लोग जुड़े हुए हैं जो खाने में और दवाइयों में और किराए में और स्टाफ सैलरीज में हमारी मदद करते हैं। नहीं, एनजीओज़ की ज़रूर मदद ली जाए, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। दिल्ली सरकार कहती है हमारे यहाँ बहुत डॉग बाइट्स है, एक भी डॉग बाइट हेल्पलाइन है उनके यहाँ? देसी कुत्ता पालिए, ऐसे हम स्वदेशी हैं, देसी कुत्ता पालने में हम स्वदेशी नहीं हैं। नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रीट डॉग के मामले को लेकर अभी हाल ही में एक फैसला दिया है और इस मुद्दे पे हम बात करने के लिए आ खड़े हुए हैं नोएडा के एक पार्क में। और हमारे साथ बात करने के लिए हैं कावेरी राणा मैम। कावेरी राणा मैम अपना एक शेल्टर हाउस चलाती हैं डॉग का, और लोग इन्हें मोहल्ले में डॉग मदर के नाम से जानते हैं। तो आज हम इनसे बात करेंगे स्ट्रीट डॉग के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं इनका एक्सपीरियंस क्या है और कैसे ये इसे कर रही हैं। जी नमस्कार, धन्यवाद मुझसे बात करने के लिए, और ख़ास तौर पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के बाद ये बात आप सब तक पहुंचानी भी ज़रूरी है। मेरा एक्सपीरियंस डॉग्स के साथ में मिक्स्ड रहा है। मेरा ये मानना है कि जैसा डॉग ने एक्सपीरियंस किया होगा, अच्छा व्यवहार या बुरा व्यवहार, वो वैसा ही व्यवहार रिवर्ट करेगा। एक कहावत है कि कुत्ता अपने मालिक की ट्रू कॉपी होता है। ऐसे ही मेरी नानी मे गॉड रेस्ट हर सोल, वो कहा करती थी कि गली के कुत्ते को देखकर बता सकते हो कि गली के लोग कैसे होंगे। क्या वो कंपैशनेट होंगे, या वो गुस्से वाले होंगे, या वो प्रताड़ना करने वाले होंगे। और ये बात मैंने अमूमन अपने एक्सपीरियंस में, जिसमें ऑलमोस्ट 15 साल से मैं डॉग्स को रेस्क्यू कर रही हूँ, जिसमें रेबीज़ के डॉग्स भी होते हैं, चोट लगे डॉग्स होते हैं, पैर कटे, कमर टूट गई, ऐसे डॉग्स भी होते हैं। मुझे नहीं काटते, ये गॉड गिफ्ट नहीं है, मुझे नहीं काटते क्योंकि मुझे उनको मुझसे दर्द की या दुख की या उन्हें मारने की फीलिंग नहीं आती। अब बहुत समय नहीं होगा हम लोगों के पास बात करने का, तो हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रिसेंट 11 अगस्त को जजमेंट आया है, इसके बारे में बात करेंगे। लॉर्डशिप्स ने जजमेंट जो दिया है वो एक तरफ की बात को सुनकर दिया है। दूसरे, अगर हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से चलें तो ये जजमेंट डायरेक्टली 3 बेंच जजमेंट को ओवर रूल करता है। 2015 के जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2001 सर्वोपरि हैं, इनके ऊपर कोई रूल नहीं, इनके ऊपर कोई रूलिंग नहीं, इनके ऊपर कोई जजमेंट नहीं। तो अभी का जो 11 अगस्त का जजमेंट है वो डायरेक्टली इन कॉन्ट्राडिक्शन टू ये 3 बेंच जजमेंट है। उसके अलावा 2 और बेंचेस ने, 2 जज बेंचेस ने ये जजमेंट दिया है कि डॉग्स आर सेंटिनेंट बीइंग्स और इनको इनकी टेरिटरी में फीड किया जाए और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स फॉलो किए जाएं। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की उस 2 जज बेंच से एक मेरा हाथ जोड़कर सवाल है। आपने हम एनिमल एक्टिविस्ट के लिए पूछा था कि क्या रेबीज से जो लोग और बच्चे मर गए हैं उनकी जानें हम वापस ला के देंगे। मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या आपने इंडिया की सरकार से ये पूछा कि आपके हाथ में पिछले 24 साल से एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के नाम पर एक रेबीज़ की वायल थी, जिसको सिर्फ आपको 1 ml इंजेक्शन भरकर स्ट्रीट डॉग को लगाना था, हर स्ट्रीट डॉग को इंडिया के, जिसमें ये गवर्नमेंट पूरी तरह फेल हो गई। आज ब्लेम एनिमल एक्टिविस्ट पर आता है, उन पर जो अपनी जेब से इन डॉग्स का वैक्सीनेशन और नसबंदी कराते हैं। क्यों आपके देश में 100% म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस में नसबंदी के सेंटर्स नहीं हैं? क्यों आज भी 24 साल बाद एक सेंट्रल नियम के आपके देश के सारे कुत्तों की नसबंदी और रेबीज़ का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है?
एनिमल एक्टिविस्ट से ज़्यादा ये गलती सरकार की है और उन म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस की है जिन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2015 के उस जजमेंट का डायरेक्ट कंटेम्प्ट किया है, जो जजमेंट ये कहता है कि हर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और स्टेट को स्ट्रे डॉग्स की नसबंदी और रेबीज़ का टीकाकरण एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के तहत करना है। उसके अलावा कुछ भी करना पशु क्रूरता अधिनियम 1960 का और एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का उल्लंघन होगा। तो इस जजमेंट को ध्यान से देखें। ये जजमेंट पे अपील्स फाइल हो रही हैं, अपील्स फाइल हो सकती हैं। ये एक लोअर बेंच ने जजमेंट दिया है जो हायर बेंच के जजमेंट को सुपरसीड लीगली तो नहीं कर सकता। इट्स डायरेक्टली इन कॉन्ट्राडिक्शन ऑफ ऑल द एपेक्स कोर्ट जजमेंट्स। तो प्लीज़ हेस्टी ना हो, जल्दबाजी ना करें, एकदम से अपने कुत्तों को उठा के फेंकना शुरू ना करें, क्योंकि ऐसा करने में आप वाकई में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के 2015 के जजमेंट की कंटेम्प्ट कर जाएंगे, जो आज भी वैलिड है। एज़ पर लीगल एक्सपर्ट्स वो जजमेंट आज भी कायम है, उस जजमेंट से ऊपर कोई जजमेंट नहीं है। अगर कोई लायबिल है तो वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस, वो स्टेट्स जिन्होंने अपने इस एरिया में स्ट्रीट डॉग्स की नसबंदी और रेबीज़ का टीकाकरण नहीं किया। वायल आपके पास थी, लगाने की जिम्मेदारी हमारी क्यों? मैम, अक्सर ये देखा जाता है कि स्ट्रीट डॉग जो है वो बच्चों को नोच लेते हैं, काट लेते हैं, और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि आप इनके लिए शेल्टर हाउस बनाइए। आप खुद शेल्टर हाउस चला रहे हैं, आपको किस किस तरह की समस्याएं आती हैं? फिर से वही बात, हम सिर्फ दिल्ली की ये बात करते हैं, बाकी हम एनसीटी में बाद में जाएंगे। दिल्ली में लाखों बच्चे बेघर रहते हैं, लाखों बच्चे, इंसानों के बच्चे। औरतों की कोई संख्या नहीं है, अभी एस्टिमेटेड कोई एवरेज संख्या नहीं है, पर वो भी अनफॉर्चुनेटली लाखों में है। इन लाखों ह्यूमन बींग्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है दिल्ली सरकार के पास, अभी नहीं है, पहले भी नहीं था, आगे का नहीं कह सकते। तो 10 लाख कुत्तों के लिए आप शेल्टर बना लेंगे? आपके पास आज की डेट में एक भी सरकारी डॉग शेल्टर नहीं है। आने वाले समय में आप 10 लाख कुत्तों के लिए शेल्टर बना के उन्हें खाना खिला लेंगे विदाउट एनी एक्सपीरियंस, जीरो एक्सपीरियंस? कैसी ये इम्प्रैक्टिकल बात करते हैं। आपने अपने 24 साल गंवा दिए, आपने 24 सालों में अपने कुत्तों की नसबंदी क्यों नहीं की? कुत्ते तब काटना शुरू करते हैं जब वो हर्ड बना लेते हैं, जब उनकी टेरिटरी ज़रूरत से ज़्यादा बढ़ जाती है। एक गली में 2 कुत्ते हैं, उनकी नसबंदी करा दीजिए, उनकी टेरिटरी और हर्ड बड़ी नहीं होगी। उन 2 कुत्तों की नसबंदी मत कराइए। उन 2 कुत्तों की क्षमता 1 साल में 12 और कुत्ते पैदा करने की है। उन 12 कुत्तों को फिर से आप 12 से मल्टीप्लाई करिए, 12 × 12 144। उन 144 को आप फिर से 12 से मल्टीप्लाई करिए, लाखों में नंबर आपने खुद पहुंचाया है। तो जिम्मेदारी कुत्तों पे और एनिमल एक्टिविस्ट पे क्यों, उस सरकार पे क्यों नहीं जिसे 2001 में यह नियम फॉलो करने के लिए सेंटर ने डायरेक्ट किया था? मैम, मेरा सवाल ये है कि आप खुद एक शेल्टर हाउस चला रही हैं, जी। तो आपको वहाँ पे किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है? सर, रखने की जगह पहली सबसे बड़ी समस्या, रखने की जगह। आपके पास जगह की कमी है। आप अभी मैंने 6 बीघा ज़मीन किराए पे ली हुई है, वहाँ पर जैसे ही 200 से 250 डॉग्स रखे जाते हैं, आपस में डॉग फाइट्स हो जाती हैं, क्योंकि वो 6 बीघा ज़मीन भी कम पड़ने लगती है। इस ज़मीन पे उन डॉग्स को रखने के लिए मैं 50,000 रुपये महीना खर्च कर रही हूँ। मैं इससे और ज़्यादा बड़ी जगह लूँगी तो मेरे और पैसे खर्च होंगे। वो पैसा कहाँ से आएगा? फिर उन कुत्तों का खाना पीना, उनके वैक्सीनेशन, उनकी नसबंदी की सर्जरीज, उनका अपकीप, उनका स्टाफ, उनकी साफ़ सफाई, शेल्टर की मेंटेनेंस, ठीक है, ये सब लाखों का खर्चा है। और जब हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की बात करें तो ये खर्चा करोड़ों में है। अगर दिल्ली की बात करें तो हम मोर देन 5,000 करोड़ रुपए खर्च करके शेल्टर बनाने की बात कर रहे हैं, जो प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है। मैम, ये खर्च आप कहाँ से बने? हम तो बहुत अच्छे लोग हैं, जिनको मैं सिर्फ डॉग लवर्स नहीं कहूँगी, जो शायद को एग्जिस्टेंस लवर्स हैं, जो जानते हैं कि हर उस बीइंग को जो सड़क पर सफ़र कर रहा है, चाहे वो कुत्ता है, चाहे वो बिल्ली है, चाहे वो गौमाता है, चाहे वो कोई गधा है या वो कोई पक्षी है, उसको उतने ही शरण और मदद और दवाई और खाने की ज़रूरत है जितनी किसी भी इंसान को हो सकती है। तो हमारे साथ बहुत अच्छे कंपैशनेट लोग जुड़े हुए हैं, जो खाने में और दवाइयों में और किराए में और स्टाफ सैलरीज़ में हमारी मदद करते हैं, पर वो कुछ 100 कुत्तों के लिए कर पाते हैं। हम यहाँ पर लाखों कुत्तों की बात कर रहे हैं। जहाँ कुत्ते काटते हैं वहाँ पे सेंटर का लॉ कहता है कि उन कुत्तों को तुरंत रिहेबिलिटेशन के लिए उठा के सरकारी शेल्टर में भेज दिया जाए। दिल्ली में अगर कोई डॉग काटता है तो दिल्ली सरकार के पास शेल्टर तो है नहीं, कहाँ भेजेगी?
सेंटर का लॉ आप फॉलो कैसे करोगे? नसबंदी आपके यहाँ के सारे कुत्ते हुए नहीं, वैक्सीनेट आपके यहाँ के सारे कुत्ते हुए नहीं, आप रेबीज़ का हल्ला मचा रहे हो। रेबीज़ आप कॉम्बैट कैसे करोगे जब आपने एंटी रेबीज़ का इंजेक्शन ही नहीं लगाया कुत्तों को, है ना? आप चोट लगा कुत्ता ले जाने की जगह आपके पास है नहीं, तो आप 10 लाख कुत्ते कहाँ रखोगे? वेरी सिंपल क्वेश्चन। और अगर आप रख भी लोगे तो क्या आप उनका ध्यान रख पाओगे? क्या आपको एक्सपीरियंस है? तो इसके लिए सरकार की तरफ से आप लोगों का भी मदद लिया जा सकता है? नहीं, एनजीओज की जरूर मदद ली जाए, लेकिन गलत काम के लिए नहीं। एक सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को ओवर रूल करके हमने एक तरफा जजमेंट सुना दिया, ये जजमेंट प्रैक्टिकल नहीं है, ये जजमेंट बिल्कुल भी साइंटिफिकली बैक्ड नहीं है। सारे कुत्ते हटाना पॉसिबल नहीं है। हम एक केओस क्रिएट कर देंगे, कुत्ते आपस में लड़ मरेंगे, कुत्ते और आक्रामक हो जाएंगे। आप जैसे ही एक एरिया को कुत्ता फ्री करेंगे, जैसे ही वहाँ से कुत्ते हटाएंगे, लेस देन 1 मंथ में वहाँ पर नए कुत्ते आकर अपनी टेरिटरी बना लेंगे। आप कितने कुत्ते हटाते जाएंगे? और जब आप अल्टीमेटली सारे कुत्ते हटा देंगे तो आई एम सॉरी टू से जो आपके वाइल्ड एनिमल्स हैं ना, सियर, गीदड़, सियार और ये जितने भी एनिमल्स हमारे चारों तरफ गौतम बुद्ध नगर के और दिल्ली के यमुना एरियाज़ में और जंगलों में घूम रहे हैं, ये आपको अपने फ्लैटों और घरों की बालकनीज़ पे दिखेंगे। अभी मुझे सोसाइटीज़ कॉल्स करती हैं कि हम बंदरों से परेशान हैं। सिर्फ बंदरों से परेशान हैं? डॉग्स हटा दीजिए, आप चूहों से और सांपों से भी परेशान हो जाएंगे। हम इकोलॉजिकल पिरामिड को डिस्ट्रॉय करने की बात कर रहे हैं, हम एक एंटायर स्पीशीज़ को वाइप आउट करने की बात कर रहे हैं। इंडिया इज़ ए कंपैशनेट कंट्री। महात्मा गांधी ने कहा था कि एक देश को इस बात से जज किया जा सकता है कि वो अपने एनिमल्स के प्रति कितना कंपैशनेट है। ये कंपैशन नहीं है, ये एक हिटलरशिप वाला स्टेटमेंट है कि उन सबको मौत की सजा सुना दो, उनको बंद करके जेल में फेंक दो। क्यों? सारे कुत्ते काट रहे हैं। एक आदमी रेप करता है, सारे आदमियों को जेल में भेज दिया। एक औरत ने अपने पति का मर्डर कर दिया, सारी औरतों को जेल में भेज दिया। लेकिन मैम अब यहाँ पे सवाल ये हो जाता है ना कि कैसे पहचान की जाए कि कौन सा कुत्ता काटने वाला है और कौन सा कुत्ता नहीं काटने वाला है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन क्या कर रहे हैं? कई बात के पैसे मिल रहे हैं। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स इसीलिए तो लाए गए ना भैया। एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स का काम था, आप हर एरिया में जाएंगे अपने एरिया के और वहाँ से डॉग्स उठाएंगे, उनकी नसबंदी करेंगे, उनका रेबीज़ का टीकाकरण करेंगे। जितने दौरान वो आपके शेल्टर में रहेगा उतने दौरान आप उसका बिहेवियर मॉनिटर करेंगे। आपको एग्रेशन दिखेगा तो आप उस डॉग को कुछ और दिन के लिए अपने यहाँ रखेंगे। फिर आपको लगेगा डॉग टोन डाउन हो गया है, डॉग नॉर्मल डॉग्स की तरह बिहेव करने लग गया है, तो आप उसको उसकी टेरिटरी में रिलीज कर देंगे। और आपको अगर जैसे ही एग्रेसिव डॉग्स की कंप्लेंट आती है, दिल्ली सरकार कहती है हमारे यहाँ बहुत डॉग बाइट्स है, एक भी डॉग बाइट हेल्पलाइन है उनके यहाँ? मेरे एक गली के कुत्ते ने मुझे काट लिया। अब मुझे दिल्ली सरकार से कहना है कि ये कुत्ता उठा के आप प्लीज तुरंत के तुरंत लेके जाइए। कहाँ लेके जाएंगे? एक भी शेल्टर नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा देखने को मिला है कि जब म्यूनिसिपल को कॉर्पोरेशन को कॉल किया जाता है तो जो उसे वहाँ फीड करा रहे होते हैं वो अपोज करने लगते हैं, झगड़ा पे उतारू हो जाते हैं। काटने, अगर कुत्ता काट रहा है तो उसको अपोज करना उतनी ही बड़ी बेवकूफ़ी है जैसी सही कुत्ते को सड़क से हटाना। जो कुत्ता काट रहा है उसको डेफिनेटली रीट्रेनिंग की ज़रूरत है, उसको डेफिनेटली सोशलाइजेशन ट्रेनिंग की ज़रूरत है। जो किसी भी अच्छे शेल्टर में, अगर वो फीडर इस बात से परेशान है कि वो सरकारी शेल्टर में जा रहा है, तो फीडर अपनी जिम्मेदारी पर किसी प्राइवेट ट्रेनिंग सेंटर पे उस कुत्ते को रिहेबिलिटेट करा सकते हैं। काटने वाला कुत्ता सही कुत्तों के बीच में रहने देना गलत है। उसकी देखा देखी दूसरे कुत्ते उसको फॉलो करने लग जाएंगे। कुत्ते बाई नेचर फॉलोअर होते हैं। मैं खाना खिलाऊंगी, मेरे पीछे घूमने लगेंगे। आप खाना खिलाओगे, आपके पीछे घूमने लगेंगे। आप पत्थर मारोगे, आपके ऊपर भौंकने लगेंगे। कुत्तों का नेचुरल इंस्टिंक्ट है। मैं अपने घर के बाहर खाना खिलाऊंगी, वो कुत्ते मेरे घर को डिफेंड करने लगेंगे। वो गलत है। जब वो मेरे घर को डिफेंड करने लगेंगे तो मेरी गली से कोई बंदा निकल नहीं पाएगा, क्योंकि वो बंदा उनको खाना नहीं खिलाता। तो फीडर से मेरी यही रिक्वेस्ट है, न्यूट्रल एरियाज पे खाना खिलाएं। कोई कुत्ता आपकी गली में काट रहा है, इससे पहले कोई और शिकायत करे, आप खुद उस कुत्ते को रिहेबिलिटेशन के लिए भेजें। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो आई एम सो सॉरी, आप सिर्फ दिखावे के लिए खाना खिला रहे हो, फिर आप डॉग का भला नहीं कर रहे। मैम आपने अभी एक बात कही कि अगर कोई कुत्ता काटता है तो उसे म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को फ़ोन कीजिए, वो ले जाएंगे, फिर उसको रिहैब सेंटर में डालेंगे। ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि रिहैब सेंटर में डालेंगे और जब वो नॉर्मल बिहेव करने लगे, हाँ कि अगर वो नॉर्मल बिहेव करने लगे तो उनको फिर से उसी टेरिटरी में छोड़ दिया जाए। लेकिन आपने ही कहा कि जैसे ही आप उस टेरिटरी को खाली करेंगे, कोई ना कोई और डॉग आके वहाँ जगह ले लेगा। सारे डॉग्स हटा दोगे तो मैं बात कर रही हूँ कि 20 कुत्तों में एक कुत्ता रिपोर्ट हो रहा है जो काट रहा है। उन 19 कुत्तों को तो चैन से रहने दो। मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैं नहीं, उस 20वें कुत्ते के हटने से नए कुत्ते नहीं आएंगे। बाकी के 19 कुत्ते टेरिटरी संभाले हुए हैं ना। पर आपने वो सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं वो 19 भी हटा दो जिन्होंने कुछ नहीं किया। आप वो 19 हटा दो, फिर बंदर हटाओगे, फिर सियार हटाओगे, फिर गीदड़ हटाओगे। प्रैक्टिकल बात, मतलब सिर्फ एजुकेटेड बात करते हैं, नॉट ह्यूमनली पॉसिबल।
एंड नॉट फिजिबल, रैट्स विल इंक्रीज, चूहे बढ़ जाएंगे, इमीडिएटली बिल्लियाँ बढ़ जाएंगी, इमीडिएटली वाइल्ड लाइफ हमारी सिटी के बॉर्डर्स को टच करने लग जाएगी, जिसके बीच में अभी डॉग्स फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है। ये डॉग्स रात को हमारे सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ घूमते हैं, आप जाइएगा सुनसान एरियाज में जाइएगा, यही डॉग्स उनके पीछे घूम रहे होते हैं। जब मैं ग्रेटर नोएडा 11 साल पहले आई थी, लोग घर के बाहर निकलने से डरते थे, गार्ड 4-4 स्ट्रीट डॉग्स को साथ लेके घूमते थे बेचारे, क्योंकि सामान पड़ा होता था ठेकेदारों का। दैट्स व्हाट डॉग्स हैव बीन डूइंग फॉर अस विद फॉर सेंचुरीज। एक की गलती की सजा सबको, एक ने काटा उसको शेल्टर ले जाके बंद कर दो, उसकी नसबंदी करो, उसका टीकाकरण करो, उसके बिहेवियर पे काम करो, ठीक हो जाता है, उसको मौका दो। नहीं ठीक होता उसको शेल्टर में रखो, शेल्टर इसी के लिए है, पर उसके लिए सरकार के पास शेल्टर तो होना चाहिए, वो तो है ही नहीं। मैम की यात्रा जो है बड़ा दिलचस्प है। मैम पहले कॉरपोरेट में काम करती थी, लेकिन फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि एक दिन जो है पहले कुत्तों को खाना खिलाई, फिर कुत्ते वाली बन गई और बाद में अब लोग इन्हें डॉग मदर के नाम से जानते हैं। मैम खुद बताएंगी कि ऐसा क्या हुआ था। जी, 2014 में मैं गुड़गांव से अपना कॉर्पोरेट जॉब छोड़कर यहाँ ग्रेटर नोएडा आई। मेन वजह ये थी कि मेरे पास उस समय 3 देसी डॉग्स थे, 3 डॉग्स जो मैंने स्ट्रीट से अडॉप्ट किए थे, और मेरे पास घुमाने की जगह नहीं थी। गुड़गांव बहुत तेज़ी से डेवलप हो रहा था और वहाँ पर घूमने की जगह डॉग्स के लिए नहीं बची। तो मैं फ्रीलांस वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम करती थी, तो मैंने सोचा जो काम गुड़गांव से हो सकता है वो काम ग्रेटर नोएडा से भी हो सकता है। मैं ग्रेटर नोएडा अपने तीनों डॉग्स को लेकर आ गई। यहाँ बहुत खुला खुला था, पेड़ थे, बड़े बड़े पार्क थे, डॉग्स के लिए भी अच्छा था। आने के दूसरे दिन मेरा सबसे छोटा डॉग, जो उस टाइम पे ऑलमोस्ट 4.5 साल का था, वो खो गया। अब मैंने उसके लिए रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, मैंने उसकी फ़ोटो सारे में प्रिंट आउट लगा के सारे में एचर पूरे ग्रेटर नोएडा में फैला दी, और 18 दिन बाद वो किसी एक मज़दूर का बेटा था, उसने मुझे वो डॉग ढूंढ कर दिया, जिसने इनाम भी नहीं लिया मुझसे, वो इतना अच्छा बच्चा था। उन 18 दिनों में मुझे मेरा कुत्ता ढूंढते हुए असंख्य ऐसे जानवर मिले जिनके चोट लगी हुई थी, कोई बहुत बीमार था, किसी के सरिया घुसा हुआ था, किसी के कीड़े पड़े हुए थे। और मैं जहाँ भी फ़ोन करूँ मुझे पता चलता था कि ग्रेटर नोएडा में ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ इन जानवरों को रखा जा सके। तो कुत्ता ढूंढते ढूंढते चोट लगे जानवर धीरे धीरे घर में आने लग गए। तो हम उनका वेटरनरी इलाज कराकर उनको ठीक कर फिर धीरे धीरे उनको वापस उनकी जगह पर रिहैबिलिटेट रिकॉमोडेट करने लग गए। फिर 2017 में मेरे उसी कुत्ते की माँ सोफ़ी, उसकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। वो 12 साल की थी, बूढ़ी थी, पर मृत्यु आकस्मिक थी। हम प्रिपेयर्ड बिल्कुल नहीं थे कि वो 12 साल के साथ के बाद हमें छोड़ के चली जाएगी। तो हम बहुत डिप्रेशन में भी चले गए, पर तब तक हमारे पास ऑलरेडी 15 कुत्ते घर में थे। रेस्क्यू करते करते घर में कुत्ते बढ़ गए। तो हमने फिर उसकी याद को ज़िंदा रखने के लिए, उसके नाम को ज़िंदा रखने के लिए हमने अपने काम को एक नाम देने की सोची, और हमने सोफ़ी मेमोरियल एनिमल रिलीफ ट्रस्ट की स्थापना की, जिसको प्यार से हम स्मार्ट सेंचुरी बोलते हैं। अभयारण्य उन जीवों के लिए जिनके पास सड़क पर कोई जगह नहीं है। तो ये 2017 में स्थापना की। तब से हम ग्रेटर नोएडा में फ्री ऑफ कॉस्ट एक एनिमल शेल्टर चला रहे हैं, जिसमें मेजरली डॉग्स आते हैं, बट कैट्स, बर्ड्स, काउज, डंकीज़, हर तरह का जानवर हम रेस्क्यू एंड रिहैबिलिटेट करते हैं। ये सर्विस हमेशा फ्री रही है, और हम एग्रेसिव डॉग्स भी रखते हैं। कई बार सोसाइटीज़ से काटने वाले डॉग्स की कंप्लेंट आती है, हम उनको रख के रिहैबिलिटेट भी करते हैं। बहुत डॉग सक्सेसफुली अडॉप्ट भी कराए हैं हमने, बहुत डॉग सक्सेसफुली अपनी टेरिटरी में वापस भी भेजे हैं, जिनकी आज तक शिकायत नहीं आई है। मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आप कॉरपोरेट से निकल के इस तरफ आई, डॉग लवर्स मतलब कुत्तों को रखना शुरू की, तो उसमें ऐसी क्या चैलेंजेज आए आपको? सबसे पहला चैलेंज तो आया कि हर बंदे को कुत्ता नहीं पसंद होता, तो अर्बन एरिया में कुत्ते नहीं रख सकते। तो हमने सबसे पहले बिना किसी लड़ाई में पड़ते हुए, हम लड़ाई से थोड़ा बचने वाले इंसान हैं, कोई लड़ने पे आ जाए तो हम लड़ पड़ते हैं, जीत भी जाएंगे, लेकिन हम बचने वाले इंसान हैं। तो हमने लड़ाई हो ही ना, इसीलिए हमने जैसे ही हमारे पास डॉग्स का नंबर अर्बन एरिया की एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ा, हमने तुरंत एक रूरल एरिया में, जो हमारे रेंटेड घर से ज़्यादा दूर नहीं था, एक फार्म हाउस किराए पे लेकर अपने रेस्क्यू एनिमल्स वहाँ रखने शुरू कर दिए। इससे एक हमें कॉन्फ्लिक्ट्स रिजॉल्व, मतलब हमसे किसी की ऐसे उलझा उलझी नहीं हुई कि आपने घर में इतने डॉग्स या कैट्स क्यों भर लिए हैं। और लोगों की बाउंड्री की रिस्पेक्ट करना भी, देखिए अगर मैं कुत्ते से प्यार करती हूँ और मैं ये कहूँ कि ह्यूमन बीइंग भाड़ में जाए, तो ये गलत होगा। मेरे को अगर एक जानवर का ध्यान रखना है, तो मुझे इस बात का भी ध्यान रखना है कि मेरे आसपास के लोगों को तकलीफ नहीं हो। तो मैंने ये ध्यान में रखते हुए एक फार्म हाउस किराए पे लिया, जहाँ पर मेरे सारे रेस्क्यू एनिमल्स रहते हैं। मेरे अपने घर पे बहुत सारे रेस्क्यू एनिमल्स रहते हैं, और
लोगों से मैं यही विनती करती हूँ कि एक, हमें अपने एरिया के कुत्तों की नसबंदी खुद जागरूक होकर करानी पड़ेगी, तभी जाकर हम रेबीज़ को इरेडिकेट कर पाएंगे। 2, हमें ब्रीडर से कुत्ते खरीदना बंद करके सड़क से कुत्ते अडॉप्ट करने शुरू करने पड़ेंगे, तभी हम इस जो एक हमने नया फैशन निकाला है डॉग मैनेस, ये डॉग मैनेस नहीं है। जैसे मैंने कहा, हमारे हाथ में रेबीज़ की वायल थी, वी रिफ्यूज्ड टू इंजेक्ट इट टू द स्ट्रीट डॉग्स। अगर हमने वो काम किया होता तो आज हम रेबीज़ के केस देख ही नहीं रहे होते। हम नेदरलैंड्स का एग्जाम्पल देते हैं, अभी किसी ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में नेदरलैंड्स का एग्जाम्पल दिया था कि वो डॉग फ्री कंट्री है। नेदरलैंड्स ने अपने सारी स्ट्रीट डॉग पॉपुलेशन स्टरलाइज करके घरों में अडॉप्ट करा दी। उन्होंने अपने कुत्ते मार नहीं दिए, उन्होंने शेल्टरों में नहीं फेंक दिए। आप भी करिए ना ऐसा, 100% स्टरलाइजेशन करवाए सरकार पूरे के पूरे इंडिया के कुत्तों की, और मैंडेटरी एक कुत्ता हर घर में अडॉप्ट करा दे। करोड़ों में हम हैं, लाखों में कुत्ते हैं, कुत्ता रहेगा ही नहीं सड़क पे। ये सेंट बर्नार्ड, ये हस्की, ये लैब्राडोर, ये जर्मन शेपर्ड, फैंसी फीवर से बाहर तो निकलिए। अलास्कन मैलाम्यूट चाहिए, है ना, चाव चाव चाहिए। देसी कुत्ता पालिए। ऐसे हम स्वदेशी हैं, देसी कुत्ता पालने में हम स्वदेशी नहीं हैं। कड़वी बात है पर बिल्कुल सत्य बात है। नानियाँ दादियाँ कुत्ते के लिए रोटी रखती थी, क्यों रखती थी? पालने के लिए नहीं रखती थी। वो एक पिरामिड है जो बना आ रहा है। गाय की पहली रोटी, कुत्ते की आखिरी रोटी। भैरव बाबा का अवतार है, मतलब फॉर गॉड से कितना तो याद ही रख सकते हैं। अभी भी मंदिर में जाते हैं तो भैरव बाबा की मूर्ति के बराबर में कुत्ते की मूर्ति बनी होती है। वो किसी वजह से है, वो कोई सिंबल है, वो एक इस बात का सिंबल है कि उसको हमारा साथ देने के लिए बनाया गया है। हाँ, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन डॉग्स का करने के पीछे किसका हाथ है? एक्टिविस्ट ने तो जाके डॉग्स के बच्चे पैदा करके नहीं रख दिए ना। वो डॉग्स ने आपस में कॉन्जुगेट किया, मेट किया, बच्चे हो गए, क्योंकि नसबंदी नहीं हुई थी। नसबंदी करना किसका काम था? म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन किसके अंडर आता है? स्टेट के। स्टेट किसके अंडर आता है? कंट्री के। कंट्री जिसको ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 2015 में डायरेक्ट ऑर्डर दिया था टू इम्प्लीमेंट डॉग्स की नसबंदी एंड रेबीज का इम्यूनाइजेशन। फेलियर पे कौन है? कंट्री कि कुत्ते कि एनिमल एक्टिविस्ट जो अपनी जेब से आज भी वैक्सीनेशन कराते हैं और फीडिंग इसीलिए करते हैं कि कुत्ते हमें नसबंदी के लिए हाथ लगाने दें। मैम, आपका जो शेल्टर है उसमें कई बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा घायल हुआ कुत्ता पहुंचता होगा जी। तो उसका इलाज कैसे करवाते हैं? क्या खर्च आता है उसमें? किस तरह से आप करते हैं? क्या है उसका? ये डिपेंड करता है कि कुत्ते के किस हद तक चोट लगी है। मेरे पास ज़्यादातर वो डॉग्स आते हैं जिन्हें किसी व्हीकल ने कुचल दिया है या किसी इंसान ने क्रूरता की हद पार करके उन्हें बुरी तरह लाठियों से पीट दिया है और वो पूरे टूट फूट गए हैं। केसेस तुरंत इमरजेंसी केयर में प्राइवेट वेटरनरी हॉस्पिटल्स में रश किए जाते हैं। हमारे वेटरनेरियंस नोएडा, ग्रेटर नोएडा, आगरा, लखनऊ, जहाँ पर भी ज़रूरत पड़े एज़ पर दी एक्सपर्टीज़ हम अपने डॉग्स को, रेस्क्यू डॉग्स को वहाँ लेकर जाते हैं। अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट केस है किसी भी डॉग के रिहेबिलिटेशन का तो विद इन अ मंथ अबाउट 10 to 12,000 का एक्सपेंस आता ही आता है। और अगर सर्जिकल केस की हम बात कर रहे हैं तो मिनिमम 20,000 सर्जरी का प्लस पोस्ट ऑप केयर एंड मेडिकेशन एंड फूड मिलाकर एक डॉग को रिहेबिलिटेट करते करते वी स्पेंड क्लोज टू 40,000 रुपीज़। ये पैसे कहाँ से आप आते हैं? हम डोनर से रिक्वेस्ट करते हैं, हम फंड रेज करते हैं, हम अपने वेटरनेरियंस का डायरेक्ट डिटेल्स देते हैं कि आप हमें पेमेंट ना कर पाएँ तो आप हमारे वेटरनरी डॉक्टर को हमारे डॉग्स के ट्रीटमेंट का पेमेंट कर दें। हमारे डॉक्टर्स और हमारे वेंडर्स कंसिडरेट हैं तो हमें क्रेडिट दे देते हैं, तो उस क्रेडिट से हमें समय भी मिलता है जिससे हम लोगों से और मदद मांग पाएँ। तो ऐसे कर कर किसी तरह निर्वाह इनका मैं कर रही हूँ। कितना मदद के लिए आगे आते हैं इस चीज़ के लिए? बहुत लोग हैं, नहीं तो मैं पिछले 10 साल ये काम नहीं कर पाती। अब बहुत हज़ारों में नहीं हैं सौयों में, पर वो इतनी स्ट्रेंथ मुझे देते हैं कि मैं अपने 150 डॉग्स को पाल पाऊँ और मैं महीने में 40 से 50 का इलाज करवा के उनकी हेल्प कर पाऊँ। तो डॉग्स को किस तरह का आप खाना प्रोवाइड करवाती हैं? एक टाइम मेरे यहाँ पर मिल्क के साथ में राइस दिया जाता है और दूसरे टाइम उनको ड्राई फूड दिया जाता है। ड्राई फूड में हम कोई भी रेप्यूटेड ब्रांड जैसे कि पेडिग्री, मार्स इंडिया का एक चैपी आता है फूड और एक मीटअप करके डॉग फूड आता है, वो हम देते हैं। डॉग फूड, ड्राई फूड देना हमारी थोड़ी नेसेसिटी है क्योंकि डॉग्स बेसिकली ओमनिवरस है, इनको मीट खाने की आदत है, खाते हैं, ये नेचुरल है, ठीक है, नेचुरल पिरामिड का पार्ट है, इसको हम वो नहीं कर सकते। मैं अगेंस्ट किलिंग एनीवन हूँ। बाई प्रोडक्ट देने में जोर मुझे पड़ता है बट वो मेरी नेसेसिटी है क्योंकि अगर वो बिल्कुल च्यू नहीं करेंगे तो उनके कम ही एज में दांत डिग्रेड होने लग जाते हैं। तो जब एक डॉग को हम अपने पास रखते हैं तो उसका पूरा वेलबींग रखना ध्यान हमारा ज़रूरी है। और दूसरे 90% डॉग्स वेट रिकमेंडेड डाइट पे होते हैं तो उनकी डाइट में एक टाइम डॉग फूड इंक्लूडेड होता ही होता है। चिकन मैं नहीं खिलाती,
दूध दही मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ विद राइस। उससे मेरे डॉग्स भी शांत रहते हैं, मैंने ही देखा है। अच्छा, आपस में भी नहीं लड़ते, शाकाहारी खा के आपस में भी नहीं लड़ते। आपस में भी नहीं लड़ते। अभी आपने सुना कावेरी मैम को, कैसे कॉरपोरेट की यात्रा को छोड़ के डॉग लवर और डॉग मदर बन गई। ऐसे ही अन्य जानकारीप्रद चीज़ें हम आपके साथ लाते रहेंगे। आप हमें देखना न भूलें और हमें दे इजाज़त। कैमरामैन विक्रांत के साथ मैं अभिरंजन कुमार, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।